हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समावेशी विद्यालय के सृजन में सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप बाकी और भी कॉलेज हैं यदि उसमें भी है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो सभी आपके पास पहुँचते रहें। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में आया है। समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं समावेशी विद्यालय भवन। इंक्लूसिव स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन में निम्नलिखित भवन होना आवश्यक है। पहला पॉइंट है इसमें मुख्यशाला भवन एवं इसके अन्य विभिन्न विषयों के विभागीय कक्ष, यानी एक मुख्यशाला भवन होना चाहिए और अन्य विभिन्न यानी अलग अलग विषयों के विभागीय कक्ष होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पुस्तकालय एवं वाचनालय। एक पुस्तकालय होना चाहिए और वाचनालय यानी जिसमें वाचन किया जाए यानी भाषण दिया जा सके, ऐसा एक कक्ष होना चाहिए यानी जिसमें वाचन किया जा सके। और तीसरा पॉइंट है छात्रावास होना चाहिए और प्रयोगशाला होना चाहिए। खेल के मैदान होना चाहिए जिसमें हॉकी खेली जा सके, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस आदि खेलों को खेला जा सके। इस तरीके का समावेशी विद्यालय भवन में एक मैदान होना चाहिए। और पाँचवा पॉइंट है शाला, उद्यान, बगीचे, लान होना चाहिए। कृषि फार्म होना चाहिए। समावेशी विद्यालय में शिक्षकों का आवास होना चाहिए। प्रधानाध्यापक के लिए, शिक्षकों के लिए, कार्यालय कर्मचारियों के लिए, सहायक कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए आवास होना चाहिए। और शिक्षकों का आवास यानी इसमें इतने लोग शामिल हैं। आठवां पॉइंट है अन्य विधियाँ, रंगशाला, तैरने के लिए जलाशय, यानी समावेशी विद्यालय में तैरने के लिए जलाशय होना चाहिए, गैस प्लांट होना चाहिए। और अगला हेडिंग है इसमें मुख्यशाला भवन। मुख्यशाला भवन के अंतर्गत भी अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है, यानी अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है। आवश्यक कक्ष हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें मुख्यशाला भवन में कक्ष आचार्य कक्ष, दूसरा है कार्यालय कक्ष, तीसरा है आगंतुक अतिथि कक्ष। अतिथि में से मेहमान होता है, ये आने वाले जो भी होते हैं दूसरे कॉलेज के टीचर्स होते हैं या फिर चेकिंग वाले लोग आते हैं। और चौथा पॉइंट है अध्यापक कक्ष और पांचवा पॉइंट है आलेख स्टोर कक्ष होना चाहिए। और छठा पॉइंट है निर्देशन एवं परामर्श कक्ष। एक निर्देश देने वाला या परामर्श वाला कक्ष होना चाहिए मुख्यशाला भवन में। और मुख्यशाला भवन में एक परीक्षा कक्ष होना चाहिए। सातवां पॉइंट है ये परीक्षा कक्ष। और आठवां पॉइंट है विश्राम कक्ष, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए विश्राम कक्ष होना चाहिए। शौचालय एवं मूत्रालय लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए और अध्यापकों के लिए तीनों के लिए शौचालय एवं मूत्रालय होना चाहिए। 10वां पॉइंट है खेल कक्ष होना चाहिए, एक खेल के लिए कक्ष होना चाहिए जिसमें खेला जा सके। 11वां पॉइंट है स्काउटिंग, गर्ल गाइड, एनसीसी कक्ष, क्राफ्ट वर्कशॉप। 13वां पॉइंट है कला भवन। 14वां पॉइंट है सभा भवन और 15वां पॉइंट है विज्ञान प्रयोगशाला। 16वां पॉइंट है संग्रहालय। 17वां पॉइंट है विभिन्न विषयों के विशिष्ट कक्ष। और 18वां पॉइंट है इतिहास, भूगोल आदि। विद्यालय भवन निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें, इसमें हम देखते हैं। अगला हेडिंग है भवन योजना का प्रारूप। भवन योजना किसी भी प्रकार की भवन के निर्माण के लिए आवश्यक है, यानी कोई भी भवन का निर्माण हो उसके लिए भवन योजना का प्रारूप तैयार करना आवश्यक है, यानी जरूरी है। वस्तुतः विद्यालय भवन का मास्टर प्लान योग्य अभियंता के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, यानी कोई योग्य अभियंता हो उसके द्वारा मास्टर प्लान यानी मास्टर प्लान होना चाहिए एक भवन निर्माण योजना के लिए। इस योजना में निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी पॉइंट इसमें है वर्तमान छात्र की संख्या को ध्यान में रखा जाए। भवन यानी भवन निर्माण यानी भवन योजना का प्रारूप जो तैयार होता है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान छात्र संख्या यानी वर्तमान में कितनी है और भावी छात्रों
के लिए बढ़ती विद्यार्थी जनसंख्या के कक्ष, जो आने वाले वर्ष हैं उनमें बढ़ती हुई विद्यार्थियों की जनसंख्या के लिए कक्ष होना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए कक्ष होना चाहिए। शिक्षणेतर प्रवृत्तियों के लिए कक्ष होना चाहिए। विशेष कक्ष होना चाहिए, कुछ विशिष्ट यानी अलग से। और उपयुक्त तथ्यों को विशेष रूप से भावी छात्रों यानी आने वाले जो छात्र हैं, यानी भावी वर्ष जो आने वाले साल होती हैं, इनमें जो भावी छात्र आने वाले छात्र की संख्या को ध्यान में रखते हुए योजना निर्मित की जानी चाहिए, यानी योजना बनाई जानी चाहिए। जहाँ तक दो पारी या 2 या 3 पारी व्यवस्था से बचा जाए, जहाँ तक देखा जाए 2 पारी या 3 पारी व्यवस्था से बचाया जाए। इकाई लागत भी योजना में लगा देनी चाहिए, यानी इकाई लागत योजना लगा देनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महंगाई निरंतर बढ़ रही है, यानी लगातार महंगाई बढ़ रही है, अतः संभवतः हो एक साथ ही भवन निर्माण किया जाए। ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाए जो मूल्य में कम परंतु अधिक स्थायी हो। जहाँ तक सादगी हो वही श्रेयस्कर है। मिथ्या साज सज्जा से बचा जाए, यानी झूठी साज सज्जा से बचा जाए। इसमें अमेरिका की नकल ना करके भारतीय गृह निर्माण कला को भी ध्यान में रखा जाए। विद्यालय की स्थिति, इसमें देखते हैं अगली हेडिंग, विद्यालय की स्थिति। यूँ तो विद्यालय की स्थिति भी विद्यालय योजना के अंतर्गत ही आ जाती है, और परंतु इसके महत्व को देखते हुए इसे अलग से ही स्पष्ट किया जा रहा है। यानी विद्यालय की स्थिति को, विद्यालय की स्थिति नगर में नगरीय सघन आबादी से दूर हो। यानी विद्यालय की स्थिति किस तरीके की हो कि जो नगर है या नगरीय, यानी विद्यालय की स्थिति इस तरीके की हो कि नगर से नगरीय सघन आबादी, जो घनी आबादी नगर की होती है उससे थोड़ा दूर हो, जो यानी तो उत्तम रहता है। यानी इस विद्यालय की स्थिति अच्छी रहती है यदि दूर होगा तो, परंतु प्राय ऐसा होता नहीं है, यानी इस तरीके का होता नहीं है। उपनगरीय बस्ती एवं देहात में इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं होती। यानी दूर स्कूल थोड़े विद्यालय रखे जाते हैं गांव के एरिया में, और इससे छात्रों को स्वच्छ वायु, शोरगुल से दूर, खेलकूद के लिए उपयुक्त क्षेत्र आदि मिल सकेगा। जहां आवागमन की सुविधा हो वहां वृक्षों के झुरमुट के बीच स्वस्थ वातावरण में शहर से दूर भी विद्यालय की स्थापना हो सकती है। हमारे प्राचीन विद्यालय प्रायः हरे भरे वन्य क्षेत्र में ही स्थापित थे। इसकी कल्पना ही इस सहज रूप से मन को मोह लेती है। विद्यालय भवन का नियोजन एवं निर्माण। विद्यालय भवन की नींव का धरातल, यानी अगली हेडिंग इसमें है विद्यालय भवन की नींव का धरातल, यानी धरातलीय सतह जहाँ तक हो ऊंची हो तभी ठीक है। वर्षा के दिनों में पानी आसपास नहीं भरना चाहिए, अन्यथा मच्छर पैदा होने का भय रहता है। भवन की स्थिति, यानी भवन जो है अगली हेडिंग इसमें भवन की स्थिति, यानी भवन की दिशा, यानी जो भवन की दिशा किस तरीके की होनी चाहिए, यानी भवन की दिशा, यानी विद्यालय भवन बस्ती से दक्षिण पूर्व में हो। विद्यालय जो भी बस्ती है उससे दक्षिण पूर्व में विद्यालय हो तो उत्तम है। इसका लाभ यह होगा कि जहाँ यानी शीतकाल में धूप सीधी छात्रों को उपलब्ध होगी, वहाँ ग्रीष्म में सूर्य प्रकाश सीधा भवन से प्रवेश नहीं करेगा, और कक्ष तेज हवाओं की दिशा में नहीं होने चाहिए। यानी इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी भवन की दिशा, विद्यालय भवन की दिशा इस तरीके की होना चाहिए कि उसमें छात्रों को सुविधा हो। यानी इसमें बताया गया है कि दक्षिण पूर्व में दिशा हो और तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसमें यानी ठंडों में यानी धूप सीधे छात्रों को उपलब्ध होगी, और ग्रीष्म यानी गर्मियों में सूर्य प्रकाश सीधे भवन में यानी विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा, और कक्ष में तेज हवा जो आती हैं यानी की दिशा नहीं होगी। यानी इस तरीके का अगर होगा तो विद्यालय सेवाएं, इसमें देखते हैं अगली हेडिंग विद्यालय सेवाएं, यानी यथासंभव विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए, यानी ऐसे स्थान पर होना चाहिए
जहां आवागमन यानी आने जाने की सुविधा हो, बिजली हो, पानी आदि की व्यवस्था सुगम से उपलब्ध हो। अन्यथा छात्रों एवं शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगली हेडिंग है भविष्य के विस्तार की संभावनाएं। जहां तक संभव हो भवन में विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी विद्यालय भवन विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है तथा छात्र संख्या के अनुसार ही अतिरिक्त क्षेत्र पाठ्यांतर प्रवृत्तियों के लिए चाहिए। अमेरिकन नेशनल काउंसिल ने एक छोटे से विद्यालय भवन के क्षेत्र के बारे में अधोलिखित कहा है कि किसी माध्यमिक विद्यालय भवन के लिए जिसमें 1000 विद्यार्थी हों, 20 एकड़ भूमि तथा प्रति 50 विद्यार्थियों के लिए 1 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। केंद्रीय सलाहकार परिषद CABE ने इसी संदर्भ में निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है। छात्रों की संख्या यानी 160, तो भवन का क्षेत्र 2.3 एकड़ और खेल आदि का क्षेत्र 2 से 3 एकड़। और यदि 320 है छात्रों की संख्या तो 1 एकड़ और खेल का क्षेत्र 4 से 5 एकड़ होना चाहिए। 480 यदि छात्रों की संख्या है तो 1.3 एकड़ क्षेत्र होना चाहिए भवन का और खेल आदि का क्षेत्र 6 से 7 एकड़ होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग 750 विद्यार्थियों से अधिक बड़े विद्यालय के लिए विद्यालय भवन की संतुष्टि नहीं करता। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 750 विद्यार्थियों से अधिक विद्यालय के लिए विद्यालय भवन की यानी अनुमति नहीं देता। 750 विद्यार्थी लिमिटेड इसे माना है। इससे अधिक संख्या वाले विद्यालय प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते, यानी सही नहीं माने जाते हैं। इससे ज़्यादा संख्या यदि विद्यार्थी की है तो इनसे अनेक प्रशासनिक समस्याओं का जन्म होता है। जहाँ तक हो एक मंजिल का भवन ही उपयुक्त है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में यह तथ्य लागू नहीं होता क्योंकि इन क्षेत्रों में समतल मैदान मिलना प्रायः कठिन होता है। अब आगे देखते हैं अगली हेडिंग छात्रों हेतु कक्ष। विद्यालय भवन के कमरे जहाँ तक हो सके 40 विद्यार्थियों के हिसाब से बनाए जाने चाहिए और इसका आकार 22 गुणा 23 फीट हो तो ठीक है। ऊंचाई 16 से 17 फीट हो तथा उपयुक्त प्रकाश तथा हवा की सुविधा भी हो। अन्य विचारणीय तथ्य नमी एवं तापमान। यह देखा जाना चाहिए कि कमरों में शील या अधिक गर्मी तो नहीं रहती, अतः ऊंची छत वाले कमरे उपयुक्त रहते हैं। समय पर देखभाल विद्यालय भवन से संबंधित निम्नलिखित पक्षों की नियमित रूप से देखभाल होती रहनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है भवन कक्षों की नियमित सफाई, प्रतिवर्ष पुताई, रंग रोगन आदि। दूसरा पॉइंट है शौचालय मूत्रालयों की दैनिक रूप से सफाई। तीसरा पॉइंट है विद्यालय उद्यान के लान बगीचे की नियमित रूप से देखरेख हो और खेल के मैदानों की नियमित रूप से सफाई एवं आवश्यक सुधार हों और भवन के फर्नीचर की समय समय पर गिनती, मरम्मत एवं रंग होता रहना चाहिए। और छठा पॉइंट है भवन की साज सज्जा एवं सुरक्षा रखी जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों।